Hello learners, welcome to your favorite digital learning platform, Unfold You. I am Virendra Singh, your physics mentor, and today we are going to see electric flux. Now, what is electric flux? Electric flux by definition is basically amount of electric field lines crossing a unit area. मतलब मान लीजिए अगर एक रीजन है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस रीजन में मैं एक एरिया कंसीडर करता हूं, तो उस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी परपेंडिकुलरली, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. आप इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं. अगर मान लीजिए बारिश हो रही है और बारिश में आप एक पेज अपनी कॉपी से लेके आए और बारिश के नीचे आपने पेज रख दिया, तो क्या होगा? मेरा एक इस तरह से पेज है और ऊपर से बारिश हो रही है, तो उस पेज से बेसिकली इट इज अ स्क्वायर और वो एरिया है. उस एरिया से कितनी रेन ड्रॉप्स क्रॉस हो रही हैं, दैट विल बी रेन फ्लक्स. सो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो एक एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो आइए देखते हैं फ्लक्स को. मान लीजिए ये मेरे पास एक सरफेस है. मैंने एक रैंडम सरफेस कंसीडर किया है, रैंडम शेप का, राइट? और इस सरफेस से ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, राइट? सो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कि इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है परपेंडिकुलरली. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट परपेंडिकुलरली, कि सरफेस से परपेंडिकुलरली कितनी क्रॉस करेंगे. अब अगर मैं यहां ध्यान से देखूं, ये जो सरफेस है इट हैज अ रैंडम शेप. तो इसके लिए अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन डिफाइन करूंगा तो कुछ इस तरह से होगी. मान लीजिए यहां पे मैंने एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया. छोटा सा क्यों? बिकॉज ये एक रैंडम शेप है और जब भी हमारे पास इररेगुलर चीजें होती हैं तो हम छोटा सा उसमें से सरफेस कंसीडर करते हैं. मैंने एक डीएस एरिया कंसीडर किया, स्मॉल एरिया. अब इस स्मॉल एरिया से जो फील्ड जा रही है वो इस तरह से जा रही है ई, और इस एरिया की डायरेक्शन अगर देखें तो डायरेक्शन ये होगी. वन मोर थिंग, एक क्वेश्चन आता है कि इज एरिया अ स्केलर क्वांटिटी और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? सो माय डियर फ्रेंड्स, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. आपने शायद थोड़ा आपको अजीब लगे, बट यस, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है. फिर एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ एरिया? सो डायरेक्शन ऑफ एरिया इज जहां ऑब्जर्वर है, इट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर परपेंडिकुलर टू द सरफेस. मान लीजिए एक इस तरह से मेरे पास एक स्क्वायर एरिया है और यहां पे एक ऑब्जर्वर है. देन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर परपेंडिकुलर टू द प्लेन विल बी माय डायरेक्शन ऑफ एरिया. सो यहां पे जो मैंने एक छोटा एरिया कंसीडर किया है, दिस ds, इस ds का जो डायरेक्शन होगी ds की, दैट विल बी लाइक दिस ds वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है, राइट? नाउ मान लीजिए मैं यहां पे एक छोटा एरिया कंसीडर करता हूं लाइक दिस. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया? इट विल बी लाइक दिस. बट अब देखिए यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे परपेंडिकुलरली क्रॉस नहीं कर रही, इससे एक एंगल पे क्रॉस कर रही है. एंड व्हाट इज द एंगल? लेट दैट एंगल बी थीटा. थीटा इज द एंगल. सिमिलरली हम एक और एरिया कंसीडर करते हैं लाइक दिस. ये मैंने एक एरिया कंसीडर किया और इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया. यहां मैं अगर देखूं, सो एरिया इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? नाउ लेट्स कंसीडर वन मोर एरिया. मैं एक इस तरह से एरिया कंसीडर किया. दिस इज द एरिया. व्हाट विल द डायरेक्शन? डायरेक्शन विल बी लाइक दिस. ये होगी एरिया की डायरेक्शन. यहां अब एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस. सो एंगल बिटवीन दीज two vectors, electric field vector and area vector will be 180 degrees, right? अब इन सभी areas के कारण what we do is we will find electric flux. Let's see how. Electric flux d phi through a small area element ds due to an electric field E at an angle theta with ds is, by formula it is
E डॉट ds और E ds cos थीटा। याद रखेंगे जो हमारा फ्लक्स होता है इट इज E डॉट ds। E is electric field, ds is the small area vector and dot represents the dot product, right? So flux क्या हुआ E dot ds। और अगर हम ध्यान से देखें डॉट प्रोडक्ट we know A dot B is mod A mod B cos theta, where theta is the angle between A vector and B vector। यहाँ A वेक्टर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और B वेक्टर क्या है ds वेक्टर। So it will be E ds cos theta, right? Now अब बिकॉज ये डी फाई है, डी फाई मीन्स छोटा फ्लक्स जो इस छोटे से एरिया से क्रॉस कर रहा है। वी हैव टू फाइंड द टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स मतलब पूरे सरफेस से क्रॉस करने वाला। इन दैट केस व्हाट वी डू इज वी इंटीग्रेट। तो हम इंटीग्रेट करेंगे, टोटल फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू ई डॉट डी एस एंड सरफेस इंटीग्रल विच विल बी इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें इट इज कांस्टेंट, ds की जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा इट विल बिकम s। पूरे सरफेस पे हम इंटीग्रेट करेंगे इट विल बिकम s एंड cos थीटा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट? आई होप इट मस्ट बी क्लियर। One thing is the definition which says it is the amount of electric field lines crossing a unit area perpendicularly. Second, the formula it is E dot ds. Third, जो एरिया है it is a vector quantity. So ये हमारे यहां से conclusions थे। Now आगे चलते हैं। Electric flux is a scalar quantity. We know A dot B जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जो उसका आउटकम होता है डॉट प्रोडक्ट का, इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? बट जो फ्लक्स है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखेंगे ये। आफ्टर दैट अगर हम बात करें SI यूनिट की, सो SI यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। आप फॉर्मूला से इसको गेस कर सकते हैं, it is or joules meter coulomb inverse. Now let's discuss some of the special cases. The first special case is if theta is less than 90 degree but greater than 0 degrees। मतलब जो मेरा एरिया वेक्टर है, मान लीजिए ये मेरा इस तरह से एक सरफेस है, दिस इज एरिया वेक्टर एंड लाइक दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर and this is angle theta. So यहां आप देख सकते हैं जो theta है it is less than 90 degree but greater than 0 degrees. In that case we know cos theta, जब theta हमारा 0 से 90 के बीच में लाई करता है cos theta पॉजिटिव होता है। So हमारा जो फ्लक्स है it will be positive. Now next is if theta is 90 degrees. अगर theta 90 degrees होगा, say like this, ये मेरा सरफेस है और ये एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज क्रॉसिंग लाइक दिस। वी कैन सी क्लियरली कि एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री। वी नो cos 90 इज 0, देयरफॉर फ्लक्स विल बी 0। और इसे हम एनालिटिकली भी सोच सकते हैं। एक चीज सोच के देखिए, अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं अपने एक एरिया को उसके पैरेलल रखूंगा like this, I am not talking about area vector, I am talking about the surface. Surface is parallel to electric field, right? Surface को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखूंगा तो क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उससे क्रॉस करेगी? For sure no. उस सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस नहीं करेगी। आप यहां देख सकते हैं जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज पैरेलल टू द सरफेस। सो अगर सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस ही नहीं करेगी for sure flux will be 0, right? The third case is for theta less than 180 degree and greater than 90 degrees. मतलब अब जो theta है it is making an angle, say this is area vector and electric field is say like this. अब यहां आप देख सकते हैं जो theta है it is greater than 90 degree. In that case we know cos phi negative हो जाएगा. So flux will be negative. Now what do you mean by negative flux and what do you mean by positive flux? Positive flux का मतलब है flux is coming out of an area, right? Positive flux means flux is coming out of an area.
और अगर हम नेगेटिव फ्लक्स की बात करें, नेगेटिव फ्लक्स मीन्स फ्लक्स इज कमिंग इनसाइड द एरिया, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर, फ्लक्स coming out of an area is considered as positive and flux entering an area is considered as negative, right? Now let's see a very important theorem related to electric flux and that is Gauss theorem. कई बार इसे Gauss law भी कहा जाता है. From school point of view it is very important. कोई ऐसा एग्जाम नहीं आज तक देखा गया जिसमें Gauss law ना आया हो. Directly or indirectly it is asked. So बहुत अच्छे से आप लोग इसे समझेंगे. Gauss theorem says that surface integral of electric field intensity over a closed hypothetical surface called Gaussian surface in a free surface is equal to 1 by E naught times the net charge enclosed within the surface. नहीं समझ आया? All right. देखिए, इसे सिंपल भाषा में समझते हैं, तोड़ तोड़ के समझते हैं. First thing is surface integral. सरफेस इंटीग्रल क्या होता है? सरफेस इंटीग्रल मींस किसी चीज की इंटीग्रेशन करना ओवर द सरफेस, राइट? दैट मींस यहां कोई एक सरफेस इन्वॉल्व है और उस सरफेस के अबाउट हमें इंटीग्रेट करना है. वन थिंग, राइट? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब किसकी इंटीग्रेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड की. अबाउट विट? अबाउट अ सरफेस, राइट? ओवर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस कॉल्ड गॉसियन सरफेस. ये जो सरफेस की बात कर रहे थे, कौन सा सरफेस है? दिस सरफेस इज गॉसियन सरफेस. अब इस गॉसियन सरफेस क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, ये हम आगे देखेंगे. सो फॉर द टाइम बिंग अभी तक हमने क्या समझा? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटीग्रेशन ओवर अ सरफेस, और सरफेस कौन सा? गॉसियन सरफेस, इज इक्वल टू 1 by E naught times the net charge enclosed within the surface. मतलब मेरे पास एक सरफेस है, मान लीजिए कुछ ऐसा सरफेस है. इस सरफेस के ऊपर अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, then it will be equal to 1 by E naught times the net charge enclosed by the surface. मान लीजिए इसके अंदर कुछ, इस सरफेस के अंदर कुछ चार्ज पड़ा है. So 1 by E naught times the charge enclosed by the surface, right? आई होप कुछ समझ आया होगा आपको. लेट्स मूव अहेड, थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझते हैं. देखिए, अगर मैथमेटिकली इसे देखें देन इट इज phi E. phi E means electric flux. फ्लक्स के लिए we always use the symbol phi and because it is electric flux we use E. phi E is equal to surface integral. अब ये जो इंटीग्रल के ऊपर ऐसे गोला लगाया है ना, this गोला represents that it is a closed surface integral, राइट? और S जो लिखते हैं, S मीन्स इंटीग्रेशन ओवर अ सरफेस, इज ऑफ बट E डॉट ds, मतलब E डॉट ds की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 by E naught टाइम्स, ये क्या है? दिस इज व्हाट? नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. मतलब अगर इसके अंदर मान लीजिए चार चार्ज है, Q1, Q2, Q3, Q4, तो सम ऑफ दोज चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड Q4 इज दिस थिंग. मैथमेटिकली this symbol represents summation. Summation of Qi from I goes from 1 to n. मतलब Q1 plus Q2 plus Q3 up to Qn, right? So I hope ये mathematical expression आपको clear हुआ होगा. Phi E is equal to surface integral of E dot ds which is equal to 1 by E naught times the charge enclosed by the surface. इसे हम कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, Q enclosed by epsilon naught. Right? Q enclosed is the charge enclosed within the surface. Right? Okay. Now, अब ये जो गॉस थ्योरम है, इस गॉस थ्योरम को हम यूज करेंगे हमारे पास कई कॉन्टिन्यूअस चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में. सो इट हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन और एग्जाम्स में इन एप्लीकेशन से एक ना एक जरूर पूछी जाती है. सो लेट्स सी कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं. सो फर्स्ट एप्लीकेशन जो गॉस लॉ की आती है, दैट इज टू फाइंड अ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर. हमने देखा था लाइन चार्ज, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था, एक लाइन चार्ज होता है. लाइन चार्ज के लिए हमने एक डिफाइन की थी चीज, दैट इज चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा. वो क्या थी? चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो ऐसे ही मेरे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है
और इस इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं किसी भी एक पॉइंट पे। ऑलराइट, नाउ गॉस थ्योरम कैसे लगाते हैं ये जरा समझते हैं। हमेशा याद रखिएगा, गॉस थ्योरम लगाने में फर्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज वी हैव टू चूज अ हाइपोथेटिकल सरफेस। हाइपोथेटिकल मींस व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, और वो जो सरफेस हम चूज करेंगे, गेस करेंगे, दैट सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, राइट। सो फर्स्ट स्टेप, जब भी हमें गॉस थ्योरम लगानी है, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज एंड ऑलवेज टू चूज अ गॉसियन सरफेस। नाउ देन अ क्वेश्चन कम्स कि गॉसियन सरफेस कैसे लिया जाए? क्या हम कोई भी रैंडम सरफेस मान सकते हैं? नो, देयर आर सम रूल्स जो हमें फॉलो करने हैं गॉसियन सरफेस चूज करते हुए। जनरली बुक्स में ये चीजें क्लियरली नहीं मेंशन्ड होती, बुक्स में आपको स्ट्रेट अवे डेरिवेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। सो अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स वेरी केयरफुली। फर्स्ट पॉइंट इज गॉसियन सरफेस ऐसे चूज करना है कि इट शुड बी सिमेट्रिक टू अवर चार्ज। सिमेट्रिक मींस गॉसियन सरफेस इस चार्ज से हर पॉइंट पे इक्विडिस्टेंट हो, राइट, कि इससे सिमेट्रिक हो इसके अबाउट। मान लीजिए ये मेरे एक लाइन चार्ज है, तो जो हमारा गॉसियन सरफेस है इट शुड बी सिमेट्रिक अबाउट दिस चार्ज। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पे कुछ भी एक सरफेस मान लूंगा, नो, it should be symmetric about the charge. That is first point. That is the rule of symmetry. Second rule is electric field should be either perpendicular to the surface or it should be parallel to the surface. It is again very important. जो हमें Gaussian surface choose करना है, पहला it should be symmetric to the charge. दूसरा rule is कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी ईदर परपेंडिकुलर टू द सरफेस और पैरेलल टू द सरफेस। ये हमें देखना है, ये दो पॉइंट्स हमें सोचने होते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर की, तो हमारा गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? फॉर श्योर गॉसियन सरफेस शुड बी अ सिलेंडर। अगर मैं देखूं, मान लीजिए ये इस तरह से मैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस मानता हूं, तो आप देख सकते हैं जो डिस्टेंस है इस सरफेस का, गॉसियन सरफेस का, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस चार्ज। सपोज ये मेरे पास लाइन चार्ज है और इसके अबाउट मैं ऐसे एक सिलेंडर मान लेता हूं। तो अब जरा इमेजिन करके देखिए, सिलेंडर इसके अबाउट मैंने माना है, तो सिलेंडर विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस चार्ज, और इन अदर वर्ड्स आई वुड से कि जो सिलेंडर है इट शुड बी सिमेट्रिक अबाउट दिस चार्ज, इट विल बी सिमेट्रिक इस चार्ज के अबाउट, राइट। सेकेंडली, जो दूसरी कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी ईदर परपेंडिकुलर और पैरेलल, वो भी यहां सेटिस्फाई हो रही है, वो अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब ये जो मैंने सरफेस कंसिडर किया है, इसका रेडियस r है और इसकी लेंथ l है। नाउ अगर मैं ध्यान से देखूं, इस पे जो ये वाला सरफेस है, से दिस सरफेस, इसके ऊपर मैं एक एरिया कंसिडर करता हूं, और अगर मैं ध्यान से देखूं एरिया वेक्टर ऐसे होगा, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से इस तरह से क्रॉस कर रही होगी, मींस पैरेलल टू द सरफेस। ध्यान से इमेजिन करिए, मान लीजिए ये लाइन चार्ज था, यहां पे एक सरफेस रखा गया है ऐसे, और जो हमारा लाइन चार्ज होता है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट एंड रेडियली आउटवर्ड्स। मतलब इससे अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी होगी तो इट विल बी लाइक दिस, रेडियली आउटवर्ड्स, लाइक दिस, ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर एक ये लाइन चार्ज है, सो लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी? इट विल बी लाइक दिस, रेडियली आउटवर्ड्स, like this, in all directions it will go, right, in all directions it will go radially। तो अगर मैं यहां से इमेजिन करिए, ये एक लाइन है और इससे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं इससे हर डायरेक्शन में इस तरह से, राइट, और इनके अबाउट मैंने एक सिलेंड्रिकल सरफेस मान लिया। तो मुझे एक चीज सोच के बताइए, जो ये आगे वाला सरफेस है, क्या इससे कोई लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी? नो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे जा रही हैं, इससे रेडियली ऐसे, यहां से तो कोई क्रॉस नहीं करेगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है और एरिया ऐसे है, राइट। नाउ अब मैं बी सरफेस पे, एक सरफेस ए है एक बी है, मैं बी सरफेस पे एरिया कंसिडर किया एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया विल बी लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, रेडियली। नाउ अब एक सरफेस हुआ हमारा सिलेंडर का आगे वाला, एक हुआ ये वाला। थर्ड सरफेस विल बी द कर्व्ड सरफेस, जो ये वाला कर्व्ड सरफेस है। अब जरा देखते हैं कर्व्ड सरफेस।
कर्व्ड सरफेस के ऊपर मैंने एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया C, और यहां से जो एरिया वेक्टर इसका है इट विल बी लाइक दिस ds वेक्टर, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो इट इज लाइक दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। नाउ अब मैं लिखता हूं इसके लिए गॉस लॉ। गॉस लॉ सेज इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E should be equal to surface integral of E dot ds will be equal to Q by E naught, where Q is the Q enclosed. Enclosed कौन किस में? ये जो हमने गॉसियन सरफेस किया है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, दैट इज Q enclosed. अगर हम ये चार्ज ये देखें इनफाइनाइटली लॉन्ग हुआ है तो इसके वजह से बहुत सारा चार्ज होगा, बट हमें कौन सा चार्ज लेना है, दैट इज द एनक्लोज्ड चार्ज, जो इस सिलेंडर के अंदर जितना चार्ज एनक्लोज्ड है, दैट वी हैव टू कंसीडर, राइट। नाउ थोड़ा आगे चलते हैं। ये जो हमारी इंटीग्रेशन है E डॉट ds, तो अगर हम यहां देखें हमारे कितने सरफेस हैं, हमारे 3 सरफेस हैं A, B एंड C। सो इस इंटीग्रेशन को वी विल ब्रेक एज E डॉट ds ओवर सरफेस A सरफेस के ऊपर, देन ओवर सरफेस B सरफेस के ऊपर, एंड देन ओवर सरफेस C इज द कर्व्ड सरफेस, राइट। हमने इंटीग्रेशन को ब्रेक किया ओवर 3 सरफेसेस A, B एंड C। नाउ अब यहां पे अगर हम देखें सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds विल बी इक्वल टू E ds cos 90 डिग्री, बिकॉज A के साथ अगर मैं देखूं व्हाट इज द एंगल बिटवीन ds एंड A, इट इज cos 90 डिग्री एंड वी नो इट विल बी 0। सिमिलरली अगर B में देखें सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, इट विल बी अगेन 90 डिग्री, E ds cos 90 डिग्री। अगर मैं C की बात करूं तो what will be the angle between E vector and area vector? It is 0 degrees, right? So यहां से what we can say, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, सिर्फ ये टर्म मेरे पास बचेगी। और ये हम वैसे भी सोच सकते थे, बिकॉज जो फ्लक्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो तो सिर्फ C सरफेस, जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस से क्रॉस कर रहा है। जो हमारे ये वाले सरफेसेस है फ्लैट सरफेस से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस नहीं कर रहे। सो जो फ्लक्स होगा इट विल बी बिकॉज ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस ओनली, राइट। ये हम लॉजिकली भी सोच सकते थे, और यही रीजन होता है कि हम गॉसियन सरफेस इस तरह से मानते हैं कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो या इलेक्ट्रिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर हो। अगर पैरेलल उसके होगी दैट मींस फ्लक्स विल बी 0, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उससे परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही होगी इट विल बी सिंपली E इंटू एस, वो थीटा वाली टर्म ऑटोमेटिकली नलीफाई हो जाएगी। इन दैट केस cos थीटा 1 हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं। अब अगर इस टर्म को मैं सॉल्व करूं, ये 2 टर्म्स तो मेरी 0 हो गई, अगर इस टर्म को मैं सॉल्व करूं व्हाट आई विल गेट, cos 0 डिग्रीज इज 1, और ये आ जाएगा E ds। E को अगर मैं बाहर ले लूं इंटीग्रेशन से, बिकॉज इट इज कांस्टेंट, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds विल बी सिंपली s, और इसका कर्व्ड सरफेस क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, इट इज 2 pi RL, 2 pi RL। सो माय फ्लक्स विल बी E into 2 pi RL, right? Now Q by E naught is equal to lambda L by E naught। अब देखिए ये क्या चीज है, this Q is nothing but Q enclosed। अब देखिए Q enclosed क्या था, Q enclosed is कि जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज enclosed है। We know अगर हम बात करें पूरी लाइन की, पूरी लाइन चार्ज पे जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज लैम्डा, विच इज बेसिकली चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उसके अराउंड हमने ये सिलेंडर रखा, और जिस सिलेंडर की लेंथ है L, हमें बेसिकली चार्ज निकालना है इस L लेंथ के अंदर, L लेंथ के अंदर जो सिलेंडर है, बिकॉज दिस इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय सिलेंडर, इसके अंदर कितना चार्ज है। सो वो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ L will give me charge inside this L length, right? This is charge per unit length multiplied by L। ये क्या है, ये यूनिटरी मेथड है जो हम यूज करते थे। सो Q enclosed will be equal to lambda L by E naught। Now अपना गॉस लॉ आगे एक्सटेंड करते हैं, it is E into 2 pi RL, ये हमने पीछे निकाला था phi E की वैल्यू, it is equal to lambda L by epsilon naught। और we can say E is equal to, यहां से L and L will cancel out, what we get, lambda over 2 pi E naught R, right? So this is the expression for electric field due to a infinitely long wire, right?
अगर इसे हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सो वेक्टर फॉर्म में इट विल बी रिटन एज E is equal to lambda over 2 pi E naught R into R cap. R cap is the direction. कौन सी डायरेक्शन? रेडियल डायरेक्शन. नाउ यहां अब कुछ बच्चों की मिसकंसेप्शन होती है, उन्हें लगता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जितना चार्ज हमारा गॉसियन सरफेस के अंदर है. नो, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर. अब बच्चों को ऐसा लगता है कि हमने तो सिर्फ इतना चार्ज लिया था सिलेंडर के अंदर जो है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल वायर, बिकॉज हमने यहाँ पे जो E कंसिडर किया था, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंप्लीट वायर. सो इसे याद रखेंगे. सेकेंडली, दिस आर कैप मीन्स द रेडियल डायरेक्शन. मान लीजिए ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन थी, सो इससे रेडियल डायरेक्शन लाइक दिस इज द रेडियल डायरेक्शन, राइट. नाउ अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इट इज लैम्डा ओवर 2 पाई E नॉट R. आर कैप इज द डायरेक्शन. सो अब देखते हैं गॉस लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन, दैट इज कि हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सरफेस की. पहले हमने लाइन चार्ज ली, अब हम लेंगे सरफेस चार्ज. सो आइए देखते हैं. सपोज मेरे पास इस तरह से कोई एक सरफेस है और उस सरफेस के ऊपर चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट इट्स सरफेस. नाउ फर्स्ट स्टेप हमें पता है हम क्या करते हैं. फर्स्ट स्टेप इज हमें यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना होता है. यहाँ अगर मैं गॉसियन सरफेस लूंगा, सो गॉसियन सरफेस में क्या ले सकता हूँ? गॉसियन सरफेस कैन बी अ सिलेंडर, इट कैन बी अ क्यूबॉइड, एनीथिंग आई कैन टेक. सो आई एम कंसिडरिंग अ सिलेंडर लाइक दिस. मैंने एक सिलेंडर कंसिडर किया एज अ गॉसियन सरफेस. नाउ अगर मैं देखूं इसका रेडियस इट इज R और जो इसकी लेंथ है दैट इज L. नाउ जो इसका एरिया है दैट इज A. जो ये वाला सरफेस है, इस सरफेस को मैं नाम दे देता हूं A, और इस सरफेस का अगर मैं एरिया वेक्टर दिखाऊं सो इट विल बी लाइक दिस. और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है ये एक पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है, इससे परपेंडिकुलर होगी. हमने पढ़ा है कि कंडक्टर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी परपेंडिकुलरली दिस साइड एंड परपेंडिकुलरली ऑन दिस साइड. सो दिस विल बी माय इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. नाउ अगर मैं बात करूं सरफेस बी की, सो सरफेस बी पे मैंने एक एरिया कंसिडर किया छोटा ds, और इस ds का एरिया वेक्टर इस तरह से हो गया. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए लिखनी हो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसे क्रॉस कर रही होगी बिकॉज ऑफ दिस सरफेस इट विल बी लाइक दिस, बिकॉज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी. नाउ अब एक और एरिया अभी हमारा पेंडिंग है, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. से ये मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया कंसीडर किया C, और इसका जो एरिया वेक्टर है दैट इज ds. दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E, राइट. नाउ एरिया वेक्टर and electric field vector both are perpendicular, they are making angle of 90 degree. now अब इसके लिए हम गॉस लॉ यूज करेंगे. गॉस लॉ क्या कहता है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ओवर सरफेस A. हम सभी सरफेसेस कंसिडर करेंगे, ओवर सरफेस A, ओवर सरफेस B एंड ओवर सरफेस C. हमने तीनों सरफेसेस कंसिडर किए, सरफेस A, सरफेस B एंड सरफेस C. नाउ if I see surface A जो है surface A से electric field and ds both are parallel. अगर parallel है theta will be 0 and cos 0 we know is 1. तो वो simply क्या हो जाएगा? E into ds. Similarly for B also जो electric field और ds vector both are parallel, so theta will be 0. और अगर हम बात करें C की, so electric field vector and area vector they are perpendicular. Therefore अगर electric field vector और area vector perpendicular होंगे, so this term will be 0. Why 0? Because area अगर 90 डिग्री है, so cos 90 डिग्री will be 0. तो ये टर्म तो मेरी 0 हो जाएगी. That means जो flux contribution होगा that will be only because of surface A and surface B. Is it clear? Now मैं यहां से लिख सकता हूं surface integral of E dot ds will be equal to सरफेस इंटीग्रल ओवर सरफेस A E डॉट ds cos 0 डिग्रीज हमने देखा था, एंड cos 0 डिग्री इज वी नो इज 1. देन अगेन ओवर द सरफेस B it is also 1.
और ये चीज तो 0 हो जाएगी एंड दिस विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखिए, EDS एंड EDS, cos 0 तो 1 हो गया, तो ये दोनों एड अप हो जाएंगे, क्या बन जाएगा 2EDS, और E बिकॉज कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और सरफेस इंटीग्रल ऑफ DS। अब मुझे एक चीज बताइए, ये जो एरिया है DS, इसको मैं छोटे छोटे टुकड़े लूंगा टोटल, तो ये मेरा टोटल एरिया बन जाएगा, विच इज व्हाट, विच इज पाई आर स्क्वायर। सो 2E इंटू पाई आर स्क्वायर, 2E इंटू पाई आर स्क्वायर, ये मेरा क्या आ गया, ये दिस विल बी माई सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट DS। कंप्लीट इस गॉसियन सरफेस का मेरा जो सरफेस इंटीग्रल है वो क्या आया, 2E इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ आगे देखते हैं, वी नो, अब हम लेंगे Q एनक्लोज्ड। Q एनक्लोज्ड अगर हम देखें, जो हमारा सरफेस है उसमें कितना होगा, देखिए मेरे पास ये इस तरह से सरफेस था, और गॉसियन सरफेस पे अगर हम देखें तो इसमें जो एनक्लोज हो रहा होगा वो सिर्फ इतना होगा, यहां से मेरा गॉसियन सरफेस जा रहा है आगे लाइक दिस, तो इतना चार्ज मेरा गॉसियन सरफेस के अंदर होगा। एक टोटल सरफेस में से सिर्फ इतना चार्ज मेरा एनक्लोज हो रहा होगा, और मैं इसे क्या कह सकता हूं, इसे मैं कह सकता हूं चार्ज पर यूनिट एरिया मुझे पता है, मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया विल बी माई Q एनक्लोज्ड। सो इट विल बी सिग्मा इनटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज दिस एरिया, ये R है तो ये भी एरिया का रेडियस जो होगा R होगा, सो इट विल बी सिग्मा इनटू पाई आर स्क्वायर बाय E नॉट। तो Q एनक्लोज्ड बाय E नॉट मेरा हो गया सिग्मा इनटू पाई आर स्क्वायर बाय E नॉट। अब इसे अपने गॉस लॉ में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए 2E इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमने पीछे अभी निकाला था, इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां से पाई आर स्क्वायर विल कैंसिल आउट एंड व्हाट विल गेट, वी गेट E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2E नॉट। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सरफेस चार्ज विच इज सिग्मा ओवर 2E नॉट, राइट। और अगर इसे हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, सो इट विल बी सिग्मा ओवर 2E नॉट इंटू आई कैप, where I cap is basically a unit vector perpendicular to surface। जो मेरा सरफेस था उसके परपेंडिकुलर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर ले जा रही है, राइट। दिस आई कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो यहां से आई कैन इजिली सी इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा ओवर 2E नॉट। दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा ओवर 2E नॉट, राइट। नाउ यहां से हम एक चीज देख सकते हैं, अगेन ये जो एक्सप्रेशन है सिग्मा और 2E नॉट, क्या ये गॉसियन सरफेस की डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है? नो। अगेन सिग्मा क्या है, पूरे सरफेस की चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट एंड 2 आर कांस्टेंट, दैट मींस ये तो पूरे सरफेस पे डिपेंड कर रहा है, गॉसियन सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। दैट मींस गॉसियन सरफेस की हम जो डायमेंशन कंसीडर कर रहे हैं उस पे जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो डिपेंड ही नहीं करेगा। दैट मीन्स हमने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया हम किसी भी डायमेंशन का कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें, जो हमने पीछे लाइन चार्ज कंसीडर किया था, उसके लिए जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाला था दैट वाज लैम्डा ओवर 2 पाई E नॉट, दैट इज अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ गॉसियन सरफेस जो हमने कंसीडर किया था। दैट मीन्स जो हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं अल्टीमेटली इट हैज नो इंपैक्ट ऑन द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। That is such a beautiful thing कि आप एक hypothetical surface consider कर रहे हैं but ultimately it has no impact on final answer. So you can consider Gaussian surface of any size. ठीक, तो साइज मैटर नहीं करता गॉसियन सरफेस का। तो ये कई बार लोगों को मिसकंसेप्शन होती है कि अगर हमने गॉसियन सरफेस यहाँ पे जैसे एक सिलेंडर किया, अगर हम छोटा सिलेंडर कर लेते तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाती? माय डियर फ्रेंड्स, नो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ही नहीं करती गॉसियन सरफेस के ऊपर, राइट? इज इट क्लियर? नाउ यहां से एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज ये जो हमने प्लेट कंसिडर करी थी, इट वॉज अ वेरी थिन प्लेट, बट अगर हम थिक प्लेट कंसिडर करेंगे, राइट, अगर हम थिक प्लेट कंसिडर करेंगे, थिक मींस it has some thickness, और अगर thickness होगी that means it will have two surfaces on this side and on this side. But अगर हम thin consider कर रहे हैं then thin plate means it is only having one surface. But अगर thick plate consider करेंगे then it will have two surfaces. और अगर two surfaces होंगे then charge distribution will be available on both the sides. फिर क्या होगा? फिर हमारा दोनों surfaces पे charge होगा. It is just like this.
लाइक दिस। तो हमारा एक सरफेस ये हो जाएगा, यहां कुछ चार्ज होगा। सिमिलरली जो हमारा ये वाला सरफेस होगा, इस पे भी कुछ चार्ज होगा, राइट? सो इट विल हैव टू सरफेसेस। सो द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस विल बी ट्वाइस एज बिफोर, और उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ट्वाइस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई नॉट। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास थिन प्लेट है, सो प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन 2 ई नॉट। बट अगर हम थिक कोई कंडक्टर कंसिडर कर रहे हैं जिसकी कोई थिकनेस है, उसके दो सरफेस होंगे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन ई नॉट। नो लेट्स सी, अगर अब हमारे पास दो पैरेलल प्लेट रख दी जाए आमने सामने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? लेट्स सी, से एक मेरी ये पैरेलल प्लेट है विच इज पॉजिटिवली चार्ज, और जो इसकी चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा 1। और इसके कारण अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, सो वी नो इट इज परपेंडिकुलरली लाइक दिस, ये इसके परपेंडिकुलर होगी। सिमिलरली दोनों साइड्स होगी, इस साइड भी परपेंडिकुलरली और इस साइड भी परपेंडिकुलरली। नाउ अब एक दूसरी प्लेट मैं कंसिडर करता हूं जो इसके पास रखी हुई है, और उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। अब यहां क्या होगा? यहां दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, वन बिकॉज ऑफ शीट 1 एंड 2 बिकॉज ऑफ शीट 2। शीट 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? इट विल बी परपेंडिकुलरली लाइक दिस, इससे परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शंस में। अब अगर हम देखें इस रीजन को कंसीडर करें, से दिस इज रीजन 1। सो रीजन 1 में मेरे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वन इज E1 एंड अदर इज E2 एंड बोथ आर इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं रीजन सेंटर वाला कंसीडर करूं तो देयर आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, वन इज E1 और जो इस डायरेक्शन में है, और दूसरी है E2 विच इज इन दिस डायरेक्शन। दैट मीन्स बोथ द फील्ड्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां दोनों फील्ड्स अगेन सेम डायरेक्शन में, राइट? सो अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, सो व्हाट इट विल बी? रीजन 1 में इन दिस डायरेक्शन इट विल बी, बिकॉज दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं रीजन 2 में, तो दोनों एक दूसरे के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो दे विल गेट सब्ट्रैक्टेड। और मैंने कंसीडर किया है इनिशियली दैट सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, इसकी जो डेंसिटी है वो इससे बड़ी है 2 से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 विल बी, बिकॉज सिग्मा 1 हमारा बड़ा है तो E1 बड़ी होगी, और अगर E1 बड़ी है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ E1, इस डायरेक्शन में होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। सिमिलरली अगर हम बात करें रीजन 3 की, सो रीजन 3 में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। इज इट क्लियर? नाउ इसे थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं। इन रीजन 1 electric field will be E1 plus E2. We know electric field due to a sheet or a plate is sigma over 2 E naught. So sigma 1 upon 2 E naught plus sigma 2 upon 2 E naught. अगर हम रीजन 2 में बात करें तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होंगी, सिग्मा 1 अपॉन 2 E naught माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 E naught। सिमिलरली रीजन 3 में बात करें तो वो ऐड हो जाएंगे, राइट? हमने डायरेक्शंस देख ली, हमने मैग्नीट्यूड्स देख लिए। अब देखते हैं एक सेकेंड सिचुएशन, और इस सिचुएशन में हमारे पास क्या है? हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, बट अब थोड़ा डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। लेट्स सी, एक मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है विद डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1। तो हमें पता है अगर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेट इन बोथ द डायरेक्शंस। एक दूसरी प्लेट है, नाउ दिस प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज। लास्ट सिचुएशन में हमारे पास क्या थी? दोनों प्लेट्स वर पॉजिटिवली चार्ज। अब क्या है? एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। नाउ लेट्स सी इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी। अगर हम बात करें E2 की, सो फॉर श्योर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर E2 विल बी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, बट इट विल बी इनवर्ट्स टू द सरफेस, बिकॉज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव। अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स दिस चार्ज एंड टुवर्ड्स दिस चार्ज ऑन बोथ द साइड्स। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. This is electric field on this side like this, and this is electric field on this side. Electric field will be towards the negative charge, right? अब देखते हैं
अपने तीनों रीजन्स में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अगर हम बात करें रीजन 1 की, सो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें E1 और E2 बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर E1 E2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और हमने कंसीडर किया है सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। अगर सिग्मा 1 बड़ा होगा दैट मींस E1 बड़ी होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ E1। अगर हम बात करें रीजन 2 की, सो रीजन 2 में हमारी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दे विल गेट एड अप। और इन रीजन 3 की अगर हम बात करें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, राइट, बिकॉज E1 एंड E2 आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट हमें पता है E1 बड़ी है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ E1, राइट। मैथमेटिकली देखते हैं, अगर हम बात करें इन रीजन 1 इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2E0। रीजन 2 की बात करें इट विल बी E1 प्लस E2 विच इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2E0। और रीजन 3 की बात करें इट विल बी E1 माइनस E2 विच इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2E0, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन अगर मेरे पास दोनों नेगेटिवली चार्ज है। क्विकली वो सिचुएशन भी देख लेते हैं। नाउ लेट्स सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ अ स्फेरिकल शेल। अगर हम बात करें स्फेरिकल शेल की, स्फेरिकल शेल इज नथिंग बट अ होलो स्फीयर। एक होलो चार्ज स्फीयर को ही हम स्फेरिकल शेल कहते हैं। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फेरिकल शेल के कारण एट अ पॉइंट विच इज आउटसाइड द स्फीयर, और इसके लिए वी विल यूज गॉस थ्योरम। लेट्स सी कैसे। मान लीजिए मेरे पास ये एक स्फेरिकल शेल है विच इज चार्ज्ड, और इसका रेडियस है कैपिटल R, और Q इसके ऊपर चार्ज है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं एट अ पॉइंट P। तो सबसे पहले जो मुझे करना होता है, आई हैव टू एज्यूम अ गॉसियन सरफेस। अगर मैं देखूं इस चार्ज शेल के लिए, सो गॉसियन सरफेस क्या होगा? गॉसियन सरफेस विल बी अनदर स्फीयर, बिकॉज एक स्फीयर के सिमेट्रिक एक स्फीयर ही हो सकता है। सो दिस इज माई गॉसियन सरफेस विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट P। जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उससे पास करता हुआ मैंने गॉसियन सरफेस मान लिया विच इज अगेन अ स्फीयर। नाउ लेट्स अप्लाई द गॉस लॉ। गॉस लॉ सेज अगर मैं यहां पे इस पे एक सरफेस मानूं विच इज ds, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कैसे क्रॉस करेगी? परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगी लाइक दिस। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। देन Gauss law will be phi E is equal to surface integral of E dot ds which is Q enclosed by epsilon naught. Now इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं phi E is equal to surface integral of E dot ds is equal to Q by E naught, और I can say phi E is equal to E तो मेरी कांस्टेंट होगी throughout this surface। आप देख सकते हैं थ्रू आउट दिस सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी एंड व्हाट आई एम लेफ्ट विद सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds, राइट, विच इज इक्वल टू Q बाय E नॉट, एंड Q इज बेसिकली Q एनक्लोज्ड, राइट। नाउ हमें पता है व्हाट विल बी द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। ds मींस जो गॉसियन सरफेस का मैं अगर इंटीग्रल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे कर्व्ड सरफेस मिलेगा स्फीयर का। अगर मैंने ये एक छोटा सा ds जो एलिमेंट लिया है, इस छोटे छोटे ds एलिमेंट को हम ऐड करते जाएंगे, व्हाट आई विल गेट द कर्व्ड सरफेस ऑफ द स्फीयर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 pi r स्क्वायर। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें r यूज करना है, r इज रेडियस ऑफ द स्फीयर। कौन सा? गॉसियन सरफेस, नॉट द कैपिटल R, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू Q बाई E नॉट। अगर मैं ध्यान से देखूं गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज कितना है? कंप्लीट चार्ज इज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, राइट। सो यहां से आई कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4 pi E नॉट R स्क्वायर। ये चीज नीचे आ जाएगी, आई विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन 4 pi E नॉट R स्क्वायर, राइट। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल at a point which is outside to the sphere, right? Now अब बिकॉज Q को हम ये लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। वाई? बिकॉज जो सिग्मा होती है चार्ज डेंसिटी, वी नो सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, और एरिया कौन सा? जो मेरे स्फीयर का एरिया है, एक्चुअल चार्ज स्फीयर का एरिया। सो Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। सो यहां से अगर Q लिखना हो सो इट विल बी सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। तो मैं यहां पे अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी लिखना चाहूं, इट विल बी
सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, राइट। सो ये होगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ सिग्मा और ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ क्यू। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये एक्सप्रेशन याद रखें, विच सेज Q over 4 pi E naught R square is the electric field due to a charged sphere. So it will be Q is equal to sigma into 4 pi R square. अब हमें पता है सिग्मा क्या है, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। सो चार्ज पर यूनिट एरिया इज Q अपॉन 4 pi कैपिटल R स्क्वायर, राइट। सो अगर हम इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे व्हाट आई विल गेट E is equal to sigma R square upon E naught into R square. Right, so this is the expression in terms of sigma and this is the expression in terms of Q. It is important कि आप ये expression याद रखें। In terms of Q आप याद रखेंगे। अगर आप ध्यान से देखें, this expression is almost similar to what? It is similar to electric field due to a point charge. It is very easy to remember, so इसे याद रखेंगे। It is Q over 4 pi E naught R square, right? Now, let's see इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज इनसाइड द स्फीयर के अंदर अगर है। सो वी नो एक अगर हमारा स्फेरिकल शेल है, व्हाट विल बी द चार्ज इनसाइड द स्फीयर? अगर अंदर से खाली है फॉर श्योर चार्ज एनक्लोज्ड विल बी जीरो। अगर क्यू एनक्लोज जीरो होगा फॉर श्योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। कंसेप्ट सेम रहेगा, तरीका सेम है। हम एक चार्ज स्फीयर कंसिडर करेंगे और चार्ज स्फीयर के अंदर एक पॉइंट मैंने B कंसिडर कर लिया जहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं। तो अब मेरे को B पॉइंट से पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा एंड द गॉसियन सरफेस इज अगेन अ स्फीयर और जिसका रेडियस मैंने मान लिया R डैश, राइट। नाउ R डैश जो है कैपिटल R से छोटा है। नाउ इसमें मैंने एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लिया और इस एरिया के लिए मैं अब गॉसियन सरफेस मान के इसको और एरिया के लिए मैं गॉस लॉ लगाऊंगा। सो इट विल बी phi E is equal to surface integral of E dot ds which is equal to Q by epsilon naught। और Q क्या है? Q enclosed। और अगर ध्यान से देखिए what is charge enclosed? It will be zero। So Q enclosed की अगर मैं बात करूं it will be zero। Why? Because सारा का सारा चार्ज तो मेरे पास स्फीयर के आउटर सरफेस पे है। इनसाइड ये होलो स्फीयर है, अगर होलो है तो उसके अंदर तो कोई चार्ज होगा ही नहीं। तो Q एनक्लोज जीरो है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो बी जीरो, राइट। अब ये जो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस कंसेप्ट इज वी नो इज यूज्ड एज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हमने पहले भी डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, बिकॉज इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सो इट कैन बी यूज्ड एज अ शील्ड, राइट। ये शील्ड की तरह यूज हो सकता है, right? So this is all about how we apply Gauss theorem different continuous charge densities के लिए electric field निकालने में। All these articles are very important. Electric field due to a line, then electric field due to sheet or a surface, and then electric field due to a sphere. ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है as well as the Gauss theorem. You will find in your exams at least a 3 marks question or maybe a 5 mark question from these articles, right? I hope ये आपको articles अच्छे से समझ आए होंगे. So practice these articles and we will meet in our next session with a new topic. Thank you.